नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। आतंक के खिलाफ एक्शन के लिए दुनिया भारत की तरफ देख रही है। आज ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे और पूरी दुनिया ये सुनना चाहती है कि तालिबान और आतंक के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का क्या स्टैंड होगा। हम सभी जानते हैं कि कल आतंक की कैबिनेट का गठन हो चुका है अफगानिस्तान में। ऐसे हालात में दुनिया भारत से क्या चाह रही है, यह समझना जरूरी है। तालिबानी आतंक के खिलाफ क्या एक्शन लेगी दुनिया, भारत इसमें क्या भूमिका अदा करेगा, क्या तालिबानी सरकार को भारत मान्यता देगा, अमेरिका और रूस के रवैये पर भारत का क्या एक्शन होने वाला है, अफगानिस्तान में पाकिस्तान की साजिशों को कैसे काटा जाएगा, खत्म किया जाएगा, एशिया में आतंक के खिलाफ किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी, चीन की आतंकी साजिशों का किस तरह से जवाब देगी दुनिया, हिंदुस्तान खासतौर से। ये सभी सवाल हैं जो आज सामने हैं, मुंह बाए खड़े हैं। दूसरा सवाल, ब्रिक्स देशों की बैठक से ठीक पहले दिल्ली में रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जनरल निकोलाई पेट्रुशेव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल की बातचीत के क्या रणनीतिक मायने हैं। चलिए पहले आपको बताते हैं कि इन बैठकों के क्या रणनीतिक मायने हैं, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तालिबान मामले में भारत का सहयोग चाहता है, भारत के सहयोग से ISI पर लगाम चाहता है रूस। रशिया, आपको बता दें कि उनकी प्रेजेंस है, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस, अभी फंक्शनल डिप्लोमेटिक प्रेजेंस यानी थोड़ी फौरी तौर पर काबुल में रूस की है। चेचनिया में फिर अशांति से रूस को खतरा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का सहयोग चाहता है रूस। ये तमाम सवाल है कि आखिर रूस के NSA से अगर हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिले तो इस बातचीत के क्या मायने हैं और अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में इस बातचीत को किस तरह से देखा जाए। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बीच आज ब्रिक्स देशों की बैठक है। ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इन 5 देशों का संगठन है ब्रिक्स। इन देशों की आज बैठक है। ये वर्चुअल बैठक होगी यानी ऑनलाइन होगी कोविड के मद्देनजर। इस बैठक से पहले कई ऐसी अहम मुलाकातें हुई हैं जो दुनिया में भारत के बढ़ते कद और अहमियत का एहसास कराती हैं और जो मौजूदा हालात बने हैं इस क्षेत्र में उसमें भारत की भूमिका को इंगित करती हैं। ब्रिक्स देशों की बैठक में आज 5 देश, जिन 5 देशों का मैंने अभी जिक्र किया, भारत, रूस, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये किस तरह की रणनीति बना इख्तियार करेंगे, क्या अफगानिस्तान और तालिबान डिस्कस होगा, ये देखना होगा। रूसी NSA से मुलाकात से पहले भारत में अचानक CIA, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, उसके चीफ विलियम बर्न्स ने भी भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक की। इस बैठक के भी कई मायने हैं क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान में पाकिस्तान को संभाल नहीं पा रहा। आप देख रहे हैं लोग भी वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान का वर्चस्व किस कदर बढ़ गया है वहां उनकी कैबिनेट में भी, और वो तालिबान के आतंकी मंत्रियों के साथ कैसे बैठक करे उसके सामने ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए वो भारत का सहयोग खोज रहा है अमेरिका। तो अमेरिकन CIA चीफ से मुलाकात के पहले आपको मायने समझाते हैं। तालिबान से किए वायदे को पूरा करने के लिए भारत का साथ चाहता है अमेरिका। तालिबान ने जो वायदा किया था कि अपनी जमीन को वो आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं करने देगा, उस वायदे को अफगानिस्तान पूरा करेगा या नहीं करेगा, इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए अमेरिका को भारत जैसे सहयोगी का साथ चाहिए क्योंकि चीन और पाकिस्तान ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ है, तालिबान के साथ है। भारत UN की सैंक्शंस कमेटी का अध्यक्ष है। बिना संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के तालिबान से पाबंदियां नहीं हटेंगी। पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए भी भारत का सहयोग जरूरी है। हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ जनरल संजय कुलकर्णी है, रक्षा विशेषज्ञ अचल मल्होत्रा पूर्व राजनयिक, JK त्रिपाठी पूर्व राजनयिक, प्रोफेसर महेंद्र सिंह फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगी संजीव त्रिवेदी के पास। संजीव, एक तरफ आज ब्रिक्स की बैठक जिसको प्रधानमंत्री चेयर कर रहे हैं, ब्रिक्स को भारत चेयर कर रहा है, दूसरी तरफ 2 मुलाकातें जिनका अभी हमने जिक्र किया, एक रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ अजीत डोभाल की और दूसरी जो हुई अमेरिका के CIA चीफ के साथ। और हमें नहीं भूलना चाहिए संजीव कि पिछले हफ्ते ब्रिटेन की जो MI6 है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके प्रमुख से भी मुलाकात हो चुकी है। तो पूरी दुनिया जो जुट गई है, ये 3 देश, ब्रिटेन, अमेरिका और उसके अलावा रूस, जिनके आला अधिकारी हमारे आला अधिकारी से मिले, और आज प्रधानमंत्री का ब्रिक्स को संबोधन, और उसका टॉपिक भी है कि कंसेंसस, मतलब मुद्दों पर कंसेंसस बनाना। तो क्या आतंक को लेकर, आतंक की रोकथाम के लिए पूरी दुनिया जो है वो भारत की ओर देख रही है, भारत की भूमिका को देख रही है?
देखिए शीतल, आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान पर फैसले लिए जाने थे पिछले 1-1.5 साल में, तो एक ट्रॉयका बना था जिसमें पाकिस्तान, अमेरिका, रूस ये देश थे और इन लोगों ने आपस में चर्चा किया और भारत को उससे दूर रखा। अब देखिए तस्वीर बदल जाती है। अब जबकि अफगानिस्तान में सरकार बन गई है तो इन तीनों देशों के बीच मतभिन्नता आ गई है। पाकिस्तान अपने फायदे देख रहा है, वो एक गवर्नमेंट को स्पॉन्सर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका को लग रहा है कि उसने अपना हित साधन तो कर लिया है, लेकिन जो हालात हैं उसके लिए वो जिम्मेदार है। और रूस को भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो आतंक की वानगी है उनके अपने ठिकानों पर अपने देश में भी दिखाई पड़ने लगे। और सबों को भारत में कहीं ना कहीं वो संभावना दिखाई पड़ रही है, ऐसा लग रहा है, जिससे कि अपनी समस्याओं का समाधान देखा जा सकता है, खासतौर पर रशिया और अमेरिका को। अब 3 दिनों की आपने बात की, बिल्कुल सही बात। 3 दिन में 3 हाई प्रोफाइल बैठकें और मुलाकातें। विलियम बर्न्स साहब आते हैं, चले जाते हैं। इस यात्रा को न कोई कंफर्म करता है न डिनाई करता है। और आप जानती हैं डिप्लोमेसी में अगर डिनाई नहीं किया जाता है तो जाहिर है कि वो कंफर्म हो जाता है। आपने खुद बताया कि यूएन सैंक्शंस कमेटी में भारत इस वक्त जो है वो चेयर कर रहा है और तालिबान के तमाम नेता सैंक्शनड हैं, वो घोषित आतंकी हैं। और आप ये भी जानती हैं कि अमेरिका चाहता है यूएन रेजोल्यूशन नंबर 2513 के जरिए कि उनके सैंक्शन लिस्ट से उन्हें बाहर किया जाए। अब ऐसे में क्या भारत की भूमिका है? मैं दोनों चीजों को जोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन क्या बर्न्स साहब इस बात के लिए भारत आए थे? दूसरी बात यह है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो उसके बाद पाकिस्तान भी गए। बर्न्स साहब भारत में मुलाकात करके पाकिस्तान भी गए। अमेरिका दोनों तरफ खेल बिल्कुल बिल्कुल वो संदर्भ है कि जब भी आते हैं तो एक हाइफनेटेड रिलेशनशिप रखा है उन्होंने, भारत और पाकिस्तान दोनों करते हैं। पर देखिए इस संदर्भ में भारत तो अध्यक्ष है सैंक्शन कमेटी का, तो भारत की सहमति आवश्यक है किसी को भी टेरर लिस्ट से बाहर करने के लिए। तो क्या उस बारे में बातचीत हुई थी? आधिकारिक जानकारी कोई नहीं है, लेकिन आप खबर रवीस हैं तो जाहिर है कुछ चीजें समझते हैं, समझाते हैं। इसके अलावा अब देखिए उनके यात्रा के बाद दूसरी यात्रा होती है रशियन एनएससी की। अब रूस, आपको याद होगा, रूस और चाइना मात्र वो 2 देश हैं जो रेजोल्यूशन नंबर 2593 आया था 31 अगस्त को, जो कि भारत की अध्यक्षता में था, उसमें जिन्होंने एब्सटेन किया था वो रूस और चाइना। तालिबान को इतना मदद कर रहे हैं, लेकिन तालिबान से अपेक्षाओं को लेकर जो प्रस्ताव आया था उसमें वो साथ नहीं थे। अब ऐसे में रूस भारत आ रहा है और रूस की क्या ऑब्जेक्शन थी? तो रूस की ऑब्जेक्शन ये थी कि आपने आईएसआईएस को शामिल नहीं किया उस लिस्ट में, आपने हमारी समस्याओं को तरजीह नहीं दी। चीन की भी यही समस्या थी। तो अब ऐसे में भारत की जो उपयोगिता है उन्हें भी नजर आ रही है। और आज जब बैठक हो रही है तो ये दोनों देशों के बड़े नेता जो प्रेसिडेंट हैं, बिल्कुल वो दोनों प्रधानमंत्री के साथ मौजूद होंगे। दोनों तो आप समझ सकती हैं कि और रूसी भी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत की जो उपयोगिता है ये अफगानिस्तान के और खासतौर पर ये जो तालिबान अफगानिस्तान है इसके संदर्भ में काफी बढ़ गई है। लेकिन भारत की भी अपनी प्राथमिकता है, आप जानती हैं। हम उनके साथ बात नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम घोषित आतंकी के तौर पर जिनको रखते हैं उनसे हम बातचीत नहीं कर सकते हैं। अमेरिका चाहता है कि आप उन्हें घोषित करें। हम ही क्यों संजीव, वो घोषित आतंकी तो अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के ही किए हुए हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी के सर पर जो कई बिलियन डॉलर्स का इनाम है वो तो अमेरिका ने ही कर रखा है। और हमें नहीं, मैं चलती हूँ अपने बाकी मेहमानों के पास, संजीव आपके पास लौटूंगी, जेके त्रिपाठी के पास चलती हूँ। जेके त्रिपाठी, सिराजुद्दीन हक्कानी जो आज की तारीख में अफगानिस्तान के गृह मंत्री अब बन चुके हैं, उस सत्ता को संभाले हुए हैं, उस कुर्सी पर काबिज हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2008 में अमेरिका के जो नागरिक अगवा किए गए थे, उन पर हमला हुआ था, उस मामले में अमेरिका का मोस्ट वांटेड सिराजुद्दीन हक्कानी को ठहराया गया था। और आज की तारीख में ये सब उस कैबिनेट में शामिल है। तो यकीनी तौर पर ये जो तमाम बड़े नेता आ रहे हैं भारत, चाहे वो फिर अमेरिका के CIA के हेड हो, प्रमुख हो विलियम बर्न्स, या रूसी NSA हो, या फिर पिछले हफ्ते जो कहा जा रहा है कि ब्रिटेन की MI6 एजेंसी के चीफ भी यहाँ पर आए थे, या फिर आज जो ब्रिक्स देशों की बैठक हो रही है जिसमें रूस और चीन के प्रेसिडेंट्स भी शामिल होंगे, ये सब लोगों के लिए भारत की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, कई चीज़ों से यहाँ पर भारत की अहमियत बढ़ गई है। एक तो ये कि जैसा संजीव ने कहा कि हम सैंक्शंस कमेटी के चेयर हैं और हम ये अगले साल तक रहेंगे। तो ये भले ही मेजॉरिटी से वहाँ पर डिसीजंस होते हैं, लेकिन चेयर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। दूसरी चीज़, अभी देखिए, अभी ये ब्रिक्स का समिट हो रहा है, इसके बाद SCO होगा, इसके बाद UNGA होगा, और
इसमें इन सब में भारत की बड़ी अहम भूमिका होगी। और इसीलिए देखिए सारी दुनिया के बड़े बड़े देशों के लोग जो हैं वो भारत की ओर दौड़ लगा रहे हैं। समिट तो नहीं कहूँगा, समिट तो होनी ही थी, लेकिन जैसा कि आपने कहा MI6 के और CIA के और रशियन सिक्योरिटी एजेंसी के लोग आ रहे हैं, तो ये एक हमारे लिए महत्व का विषय हो जाता है। और वैसे भी आप देखिए तो ब्रिक्स की समिट में जो एजेंडा रखा गया उसमें जो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी के अंतर्गत है, उसमें साफ साफ ये है कि काउंटर टेररिज्म पे बात होगी और रिफॉर्म इन मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म से होगी, पीस सिक्योरिटी प्रॉस्पेरिटी पे बात होगी। तो अफगानिस्तान पे बात होना तो लाजमी है। जब काउंटर टेररिज्म पे बात होगी तो अफगानिस्तान पे बात होना लाजमी है, रीजनल सिचुएशन पे बात होगी। और उस हालत में भारत की ओर से मुझे उम्मीद है कि साफ साफ मैसेज चीन को दे दिया जाएगा कि वहाँ पर टेररिस्ट गवर्नमेंट या टेररिस्ट को जो फंडिंग करती है, टेररिस्ट को जो पालती पोसती है वो गवर्नमेंट, उसको आपके द्वारा सहयोग देने का अंत वही होगा। भस्मासुर की तरह आपके ही शिनजियांग प्रोविंस के लिए वो खतरा बन जाएंगे। जी, ये अभी चीन समझिए, रूस अभी समझ गया है, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि उसकी सॉफ्ट अंडरबेली जो है ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहाँ के नज़दीक कोई ऐसी आतंकवादी संगठन द्वारा नीत गवर्नमेंट हो। ठीक है, इसलिए रूस उसको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अचल मल्होत्रा के पास चलती हूँ। मल्होत्रा जी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज की तारीख में अगर किसी की फंक्शनल एम्बेसी, दूतावास काबुल में है तो वो रूस का है, और रूस को न्योता भी दिया गया है, बाकायदा दिया गया था इस सेरेमनी के लिए। चीन $14 बिलियन के आसपास के इन्वेस्टमेंट की बात अफगानिस्तान में ऑलरेडी कर चुका है, तालिबान के कई नेता उनसे मिल चुके हैं। ऐसे में रूस और चीन ब्रिक्स की इस बैठक में भी आज हमारे सामने होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमने सामने होंगे जब ये बैठक होगी। तो वो भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, रूस और चीन का रवैया पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देखते हुए भारत के साथ किस कदर हम मोल्ड करवा सकते हैं? देखिए शीतल जी, मैं माफी चाहता हूं। मैं सबसे पहले तो इस बात को एंडोर्स नहीं करता कि आज की तारीख में भारत की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है, और भारत कभी कभी हम ना ओवर ऑप्टिमिस्टिक और ओवर एंथुसियास्टिक हो जाते हैं अपनी भूमिका को लेके। अफगानिस्तान के मामले में आपने देखा, हमें कभी भी वहाँ के पॉलिटिकल रोड मैप को इन्फ्लुएंस करने के लिए कभी कोई जगह नहीं दी गई थी। और आज की तारीख में तो हालात ऐसे हैं कि हमारे पास कुछ भी मैन्यूवर करने के लिए या कोई भी हमारे पास, अच्छा, तो आज की तारीख में तो हालात ये है कि हमारे पास कोई लीवरेज नहीं है कहीं पे भी। तो फिर क्यों ये सब, मैं बता रहा हूँ, नेता अधिकारी भारत की दौड़ लगा रहे हैं? आ रहा हूँ, सुनिए तो सही, हाँ। सुनिए तो सही। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे, बात ये है कि जब ये हालात पैदा हो गए, अमेरिका ने ये डिसाइड कर लिया कि वहां उनके मिलिट्री बूट्स नहीं होंगे, रशिया भी ये नहीं चाहता, तो ले दे के बचता क्या है? बचता ये है कि अगर आतंकवाद के खिलाफ कोई कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेना है तो जो लोग इफेक्ट होंगे इससे, जिसको इससे सुरक्षा का खतरा है, तो मिलकर कम से कम कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए, चाहे जिसमें आपकी इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, चाहे आप उसको टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से या क्या दूसरे तरीके से रोका जाए, क्योंकि डैमेज तो हो गई है। पूरी दुनिया ने देखा, टेररिस्ट ने अफगानिस्तान पे कंट्रोल किया, टेररिस्ट ने वहां सरकार बना ली, आप कुछ नहीं कर सके। हाँ। अब उससे उत्पन्न होने वाले जो आपके खतरे हैं, जो रूस को भी है बाकायदा, अमेरिका को लेके, अमेरिका को है, अलकायदा, और गृह मंत्री अलकायदा, तो अब जो है, हाँ, अब वो ये तरीका सोच रहे हैं कि अफेक्टेड कंट्रीज किस तरह से बिना वहां अपनी फिजिकल प्रेजेंस के क्या ऐसी रणनीति बनाए कि जो इस समस्या से जूझा जाए। और इधर ब्रिक्स जो है, एक लास्ट बात कह देता हूँ, ब्रिक्स में एंटी काउंटर टेररिज्म जो है वो सिर्फ एजेंडा का एक छोटा सा हिस्सा है। और जब बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है तो हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है। जमीनी हकीकत जब आती है तो फिर गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, योर टेररिस्ट एंड माय टेररिस्ट हो जाता है। अचल मल्होत्रा साहब, वो एक दौर था, ये अब ये दूसरा दौर है।
जब अफगानिस्तान में क्या हो गया है हम सबने देख लिया। जनरल कुलकर्णी के पास चलूंगी। जनरल कुलकर्णी, माना कि अमेरिका ने कहा कि हमारे बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, हमारे फौजी वहां नहीं होंगे, माना कि ब्रिटेन वहां से, नेटो ने अपनी फौजें वहां से हटा ली हैं, लेकिन ये कैसे अमेरिका भूल सकता है कि अलकायदा लिंक्ड वो आतंकी, खुखार आतंकी जो आज अफगानिस्तान का गृह मंत्री बन गया है, सिराजुद्दीन हक्कानी, और जिसके सर पर अमेरिकी नागरिकों की मौत जो 2008 में हमला हुआ था, कई बिलियन डॉलर्स का इनाम अमेरिका ने दे रखा है। ये आसान नहीं होगा आतंक के इस नेटवर्क को इस तरह से इग्नोर करना दुनिया को। बेशक बूट्स ना हो मैदान पर, लेकिन वो अमेरिका को कैसे भूल सकता है कि सिराजुद्दीन हक्कानी उनका मोस्ट वांटेड गृह मंत्री है। शीतल जी, इसमें कोई शक नहीं जो आप कह रही हैं। एक ये विडंबना है, ऐसी विडंबना कि एक विश्व में विडंबना है कि एक आतंकी संगठन अब सरकार चला रहा है। अगर यही हम विश्व में दिखाएंगे और यही इमेज दिखाने की कोशिश करेंगे कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, और इसी तरह आतंकवाद से आप कुछ भी कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही एक्सप्लोसिव सिचुएशन, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है और इससे हम लोगों ने बचना है। अब सवाल ये है, अगर अफगानिस्तान, मैं जो कह रहा हूं अभी, अफगानिस्तान अगर नॉर्मल स्टेट है जहां पे अफगानी, जिसमें पठान शामिल, अगर इंक्लूसिव सरकार चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कोई भी आए, कैसे भी आए, हम लोग तब भी मैनेज कर सकते हैं। अगर अफगानिस्तान न बन के वो बनता है तालिचिस्तान, यानी तालिबान, चाइना और पाकिस्तान, तो भारत के लिए एक खतरा है। दूसरी बात, अगर वो बनता है तालिस्तानिया, मतलब रूस, जिसमें तालिबान, चाइना, पाकिस्तान और रूस बन जाता है, तो फिर तो भारत के लिए और भी अधिक खतरा है। क्योंकि जो भी है, आप देखिएगा चीन, विस्तारवाद आप देख रहे हैं लद्दाख में क्या हो रहा है, किस तरीके से भारत और चीन के संबंध है विस्तारवाद को लेकर के। पाकिस्तान एक इंडिया, मतलब उसके खून में भरा है कि भारत के विस्फोटक हालात है और इसकी अहमियत पूरी दुनिया समझ रही है, और शायद इसीलिए सारे मुल्क जो भी मैटर करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति में, वो भारत की दौड़ लगा रहे हैं, भारत की तरफ देख रहे हैं। और ब्रिक्स सम्मेलन में आज जिसकी अध्यक्षता इस बार भारत कर रही है, ये मुद्दा यकीनी तौर पर उठेगा। चीन के सरकारी, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि ब्रिक्स में अफगानिस्तान पर बात होगी, तालिबान की अंतरिम सरकार पर चर्चा होगी, आतंकवाद पर लगाम लगाने पर भी बातचीत होगी। ग्लोबल टाइम्स ये चीन का सरकारी अखबार है। कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है, उनकी जो सरकार है, हमेशा उसके माउथपीस के तौर पर ग्लोबल टाइम्स को देखा जाता है। और ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि संजीव, की आतंकवाद और अफगानिस्तान के मुद्दे छाए रहेंगे ब्रिक्स पर। क्या चीन का हृदय परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है? देखिए, आज भारत से बातचीत हो रही है। भारत, जिसे अफगानिस्तान के मुद्दे में इन देशों ने कभी महत्वपूर्ण नहीं समझा, और आज अचानक से भारत सबसे ज्यादा उन्हें लगता है कि बात करना जरूरी है अफगानिस्तान के ऊपर। प्रश्न यह है कि भारत इस बदली हुई परिस्थिति को कैसे लेता है। शीतल, याद कीजिए 2008 और जिस तरह से हमारे एम्बेसी पर बॉम्बिंग की गई थी, और उसके लिए जिम्मेदार कौन था? सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क, हमारे डिप्लोमैट मारे गए थे। भारत क्या वो भूला होगा? बिल्कुल नहीं। और सवाल यहाँ आज ये है कि जब आप कहते हैं कि ये घोषित आतंकियों को डिलिस्ट किया जाए, इसकी ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि आपको उनके साथ एंगेज करना है, तो प्राथमिकताएं हमारी भी हैं। हमारी भी सीमाओं पर तालिबानी खतरे हैं, हमारी भी सीमाओं पर पाकिस्तान के द्वारा आतंक को फैलाने की कोशिश है। तो एजेंडा जो भी तय हो, आखिर भारत के जो हित हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। विजिट्स कोई भी हों, विलियम बर्न साहब की हों, निकोलाई पात्रुशेव साहब की हों, या फिर आज ये 5 नेताओं की बैठक हों, भारत के हित जितना सधेंगे भारत उतना करेगा, ये अपने आप में तय है। और सबसे बड़ी बात है कि चीन या रूस या फिर अमेरिका, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पारंगत हैं, और उसका एक ही सिद्धांत और एक ही नियम है कि न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है, अगर कुछ स्थायी होता है तो हमारा हित होता है। आज भारत का हित सबसे महत्वपूर्ण और मुझे लगता है संजीव कि ये सिर्फ भारत का ही हित नहीं, ये पूरी दुनिया का हित है। चीन, अगर ये आतंकी सरकार, अगर आतंकी पौध, आतंकी पैदावार वो लगातार बढ़ती गई बदस्तूर हमारे पड़ोस में, तो ये खतरा न सिर्फ भारत के लिए बल्कि चीन के लिए, रूस के लिए, तमाम मुल्कों के लिए, ब्रिटेन के लिए और अमेरिका के लिए भी। क्योंकि जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो गृह मंत्री है अफगानिस्तान के करंट, वो अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। कई बिलियन डॉलर्स का इनाम सिराजुद्दीन हक्कानी के सर पर है। प्रोफेसर महेंद्र के पास चलती हूँ। प्रोफेसर महेंद्र, ग्लोबल टाइम्स का ये कहना, उसमें ये छपना कि आतंकवाद पर लगाम लगाना, बातचीत और तालिबान और अफगानिस्तान के हालात पर बात करना, इस बात पर मोहर लगाता है कि ब्रिक्स पर भी काउंटर टेररिज्म,
अफगानिस्तान और सिक्योरिटी आज के परिप्रेक्ष्य में ये छाए रहने वाले हैं? जी देखिए, ब्रिक्स में चीन और रशिया दो इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जो खासकर अफगानिस्तान पे चर्चा की बात है तो निश्चित रूप से अब तालिबान की जो सरकार बनी उसके बाद अफगानिस्तान पे चर्चा होना तय है, क्योंकि अब ये केवल एक रीजनल समस्या नहीं है, केवल रीजनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, केवल क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ समस्या नहीं है। अब जो है तालिबान की सरकार बनने के बाद ये पूरे विश्व को इसमें सोचने को मजबूर कर देना। देखिए, रूस की हम बात कर रहे थे कि रूस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट करने से एब्सटेन किया, संजीव जी बता रहे थे, लेकिन और फिर भी रूस इंडिया से बात कर रहा है। उसके पीछे हम जो है 5 महत्वपूर्ण सेंट्रल एशियाई देशों को भूल जा रहे हैं। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। देखिए, ये पांचों जो है मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स हैं जो फॉर्मर सोवियत यूनियन से अलग हुए थे, और इन पांचों को खतरा है कहीं न कहीं जो है फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन से। अगर फंडामेंटलिस्ट, और ताजिक तो अभी भी झंडा बुलंद किए ही हुए हैं। जी, आप देखिए, ताजिकिस्तान में ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चल रहा है, उज्बेकिस्तान में इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान चल रहा है। तो कहीं न कहीं वो पहले से ही इस समस्या से वो उसको काउंटर करने को, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। और ये भी है कि जो है देखिए, इस ब्रिक्स समिट में जो है एनएसए का भी प्रेजेंटेशन, हमारे इंडियन वो भी मौजूद होंगे, एनएसए डोभाल भी मौजूद होंगे। तो ये कहना कि नहीं केवल काउंटर टेररिज्म जो है एक एजेंडे का छोटा सा हिस्सा है, मुझे नहीं लगता है। हाँ, बाकी एजेंडे भी हैं, जैसे रिफॉर्म्स ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम है, यूज ऑफ डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल टूल फॉर एसडीजीज है, इनहैंसिंग पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, बाकी मुद्दे भी हैं। लेकिन देखिए, ये ब्रिक्स की जो है 15वीं वर्षगांठ है जिसमें जो इंडिया चेयर कर रहा है, और इस समय पूरे विश्व के सामने देखिए, केवल ये एशिया, सेंट्रल एशिया या साउथ एशिया या एशिया के सामने जो है टेररिज्म का मुद्दा नहीं है, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये मुद्दा है। और ये देखिए, ये जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं, दे आर बेसिकली एस्पायरिंग टू बी पार्ट ऑफ द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, क्योंकि वो करीब दे रिप्रेजेंट 23% ऑफ द टोटल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट, 16% उनका व्यापार है। आपके पास आती हूँ प्रोफेसर महेंद्र सिंह, मैं जेके त्रिपाठी के पास चलूंगी, रिएक्शन लूंगी। ग्लोबल टाइम्स का ये छापना कि आतंकवाद, काउंटर टेररिज्म, अफगानिस्तान सुरक्षा, ये छाए रहने वाले हैं आज की ब्रिक्स की बैठक में, ये मोहर लगाता है इस वक्त बात पर, और यही होना भी चाहिए जेके त्रिपाठी आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे पड़ोस में हो गया है। देखिए, ये मुद्दे तो रहेंगे, हालांकि इसके अलावा भी और भी कई मुद्दे हैं। डिजिटल हेल्थ का मामला है, जो मामला है जो डिजास्टर मैनेजमेंट का मामला है, एग्रीकल्चर का मामला है, लेकिन ये मुद्दे भी रहेंगे। और ये अफगानिस्तान का मुद्दा भी सिक्योरिटी के मामलों के अंतर्गत सब ग्रुप में ये जरूर उठाया जाएगा, और मुझे उम्मीद है इस पर काफ़ी लंबी चर्चा भी होगी। और चीन का ये कहना सही है कि ये उठाया जाएगा, क्योंकि चीन को भी लग रहा है और कि ये मुद्दा उठेगा। और इस मुद्दे पे आप देखिए कौन क्या कहता है। सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि हम तो जानते हैं हमारा स्टैंड क्या है, रूस का भी स्टैंड कुछ हद तक हमें पता है, चीन का स्टैंड साफ साफ क्या होगा ये पता लगने की बात है। ब्राजील और साउथ अमेरिका, ब्राजील और साउथ अफ्रीका इस क्षेत्र के नहीं है, इसलिए इस मुद्दे पर उनका बयान या उनका रिएक्शन बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता, क्योंकि बाकी सब लोग तो इसी रीजन तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जेके त्रिपाठी, आपका लौटती हूँ, जो अभी देख रहे थे आप, ब्रिक्स गोवा में पिछली बार जब भारत में हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन, भारत, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का गुट है ब्रिक्स। और इसका जो पिछली बार भारत में आयोजन हुआ था वो गोवा में हुआ था 2016 की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीन के शी जिनपिंग है और व्लादिमीर पुतिन है रूस के, और इसके अलावा ब्राजील और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं। 5 देशों का ये गुट ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 2016 में पिछली बार भारत में हुआ था गोवा में। अब कोविड के हालात को देखते हुए वर्चुअली हो रहा है, यानी ऑनलाइन होगा, ऑन ग्राउंड नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। लेकिन इस बार का ब्रिक्स बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि ब्रिक्स से पहले जिसे बोलते हैं ना कूटनीति में फ्लरी ऑफ एक्टिविटी, मतलब ताबड़तोड़ बैठकें, मुलाकातें बिहाइंड द सीन्स। अब देखिए, अफगानिस्तान में बनी सरकार,
उससे पहले मैं ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई हमारे प्रमुख से। उसके बाद अब पिछले 2 रोज़ में जो खबर निकल कर आ रही है, CIA जो है अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की, उसके प्रमुख जो है विलियम बर्न्स, उनकी मुलाकात NSA से, रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मुलाकात NSA से। मतलब वो सभी देश, दुनिया के वो तमाम देश जो मैटर करते हैं, जिनकी चलती है, जिनकी तूती है, वो सभी देशों के इंटेलिजेंस एजेंसियों और सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो है वो भारत की ओर आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और उसी कंटिन्यूटी में, उसी कड़ी में आगे ये ब्रिक्स का सम्मेलन, जिसमें रूस और चीन दोनों अहम देश जो हैं वो इसमें शामिल है। व्लादिमीर पुतिन भी आज जो वर्चुअल बैठक होने वाली है, अब 5:30 बजे प्रधानमंत्री इसको इनॉग्रेट करेंगे। भारत इस बार का भी होस्ट है, तो वहाँ शी जिनपिंग होंगे चीन के, साथ ही व्लादिमीर पुतिन भी होंगे। रूस और चीन, ये 2 देशों की का क्या रवैया रहता है, क्योंकि चीन ने ये तो कह दिया अपने माउथपीस के माध्यम से, जो उनका कहा माना जाता है, उनका अखबार ग्लोबल टाइम्स, कि आतंक पर बात होगी और साथ ही अफगानिस्तान और सुरक्षा पर बात होगी। लेकिन चीन जो कि $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है, ऐसी खबरें हैं अफगानिस्तान में। चीन जिसको कि इनॉग्रेशन का न्योता भी मिला था सरकार फॉर्मेशन का, चीन जो कि शुरू से ही तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है, उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं। और रूस जिसकी की फंक्शनल एम्बेसी, यानी उसकी कूटनीतिक मौजूदगी है आज की तारीख में भी काबुल में, जब दुनिया का कोई देश वहां मौजूद नहीं है। तो ऐसे में अगर ये एजेंडा आतंक, टेररिज्म का होता है, अफगानिस्तान को लेकर सुरक्षा के जो खतरे पैदा हो रहे हैं उनकी सरकार के चलते, उनका अगर ये एजेंडा रहने वाला है प्रमुखता से, तो फिर रूस और चीन क्या कहेंगे काउंटर टेररिज्म को लेकर, किस तरह का आश्वासन देंगे, किस तरह का कंसेंसस बनता है, अचल मल्होत्रा, ये देखना होगा। क्या मल्होत्रा साहब मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, शायद कनेक्टेड नहीं है। मैं ये सवाल जनरल कुलकर्णी के पास ले चलती हूं, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो। लगाना एक प्राथमिकता है आज के दिन में। डिस्कशंस काफी होंगे, क्लाइमेट चेंज पे होगा, पैंडेमिक पे होगा, दुनिया भर के डिजास्टर मैनेजमेंट पे होगा, सब होएगा। लेकिन आज की तारीख में आतंकवाद पर लगाम, क्योंकि खासकर क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर एक तालिबान की सरकार बनी है, उसका असर पूरे विश्व में होने वाला है, इसमें किसी को शक नहीं है, ना होगा। और यही कारण है कि इसमें 2 देश ऐसे हैं, चाहे ब्रिक्स है जिसके बाकी 2 देश ऐसे हैं, रूस और चीन, जिसका डायरेक्ट रिलेशन हिंदुस्तान के साथ है। तो हिंदुस्तान भी चाहता है कि ये जो आतंकवाद पर लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान एक पर्यायवाची है। और क्योंकि ये पर्यायवाची है और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस आज की तारीख में अफगानिस्तान के अंदर है, क्योंकि ये आतंकी संगठन सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर, इनको ट्रेनिंग, फंडिंग, रेडिकलाइजेशन सब कुछ पाकिस्तान ने किया है। उसके हकानी नेटवर्क में 33 मिनिस्टर से 20 मिनिस्टर तो वो हैं जो सीधे के सीधे हकानी नेटवर्क और ISI से उनका संबंध है। 18 वो है जिनको वांटेड लिस्ट में उनके नाम है। ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है, वो होम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। तो ऐसी हालात में अगर हम लोग अपना आतंकवाद पर लगाम लगाने की बात नहीं करेंगे और कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, आतंक को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। अब तो मुद्दा यही होना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। अचल मल्होत्रा, सही बात है शीतल जी। अचल मल्होत्रा, मुझे सुन पा रहे हैं? अचल मल्होत्रा नहीं सुन पा रहे। ठीक है, सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आप थोड़ा सवाल दोहरा दीजिए। सवाल यही कि देखिए, चीन और रूस दोनों तालिबान को समर्थन करते आए अब तक, सरकार गठन तक। रूस की अभी वहां डिप्लोमेटिक मौजूदगी भी है, बेशक किसी देश की हो या ना हो, फंक्शनल डिप्लोमेटिक मौजूदगी है। चीन उनको कई बिलियन डॉलर्स की एड देने की बात कर रहा है, लगातार समर्थन कर रहा है। और ऐसे में चीन का अखबार जो है, मुखपत्र उनकी सरकार का, कहता है कि आतंक और अफगानिस्तान पर चर्चा होगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, और हम सब समझना चाह रहे हैं कि ऐसे हालात में एक तरफ वो तालिबान को एंगेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो तालिबान से उठने वाले आतंक के खतरे को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो किस तरह का एजेंडा आपको दिखता है, या रवैया या रुख इन दोनों देशों का होने वाला है? हाँ शीतल जी, आप सुन पा रही है मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ शीतल जी, देखिए बात यह है कि ब्रिक्स का जो एजेंडा है उसमें बहुत सारी आइटम्स है जिसपे 5 देशों का कंसेंसस है। लेकिन जहां आतंकवाद का सवाल है, जहां कंसेंसस है वो तो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की रिफॉर्म की बात हो, मल्टीपोलैरिटी की बात हो,
और जहां तक आतंकवाद का सवाल है, एक ब्रॉड कंसेंसस है कि इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन जब स्पेसिफिक बात आ रही है अफगानिस्तान की, चाइना का रुख हमें काफी हद तक मालूम है और मुझे लगता है कि चाइना जो है इस समय ये कोशिश करेगा दूसरे देशों को समझाने की कि हमें तालिबान को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो कैसे जस्टिफाई करेगा अपनी वहां प्रेजेंस। उसने डिफेक्टो रिकॉग्नाइज कर दिया है, एड देनी शुरू कर दिया है, इन्वेस्टमेंट की बात शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है कि उसका पूरा एम्फेसिस इसी बात पर रहेगा, ये बताने की कोशिश करेगा कि आतंकवाद को हम उन्हें इंगेज करके ही कंट्रोल कर पाएंगे। अगर हम उन्हें खुला छोड़ देंगे तो इस तरह की मीठी मीठी बातें करेगा वो ये नहीं कहेगा कि हमें इस सरकार को सैंक्शन कर देना चाहिए या हमें इस सरकार के साथ कोई संबंध नहीं रखने चाहिए। सवाल ही नहीं पैदा होता है। मुझे लगता है रूस इस रीजन में, अब हमारे पास ईरान और रूस ऐसे दो देश हैं जिन्हें हमें एग्रेसिवली इंगेज करना चाहिए, क्योंकि रूस की जो समस्याएं हैं वो काफी हद तक हमारी समस्याएं हैं। ये आतंकवाद से जितना खतरा हमें है उतना ही रूस को है, चाहे वो सेंट्रल एशिया को लेके हो जाए, चाहे वो चेचनिया को लेके हो जाए। और एक नारकोटिक्स की कोई बात ही नहीं करता। मैं देखा पैनल डिस्कशंस में, ये इतना गंभीर विषय है जितना अफगानिस्तान से नारकोटिक्स का जो खतरा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।